हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प सज्जा कक्षा 10। आपका जो अध्याय 4 है घर की सजावट, उसमें एक आपके टॉपिक है पुष्प सज्जा। तो घर को सजाने के लिए हम किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनमें एक हमारा है पुष्प सज्जा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चित्र के बारे में, दरी, कालीन, फर्नीचर, इन सब के बारे में बताया है, तो आप जरूर वहां से देख लीजिए। और ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके प्रश्न जरूर बनते हैं बेटा। तो पुष्प सज्जा यानी पुष्प सज्जा से आपके प्रश्न क्या बनते हैं? पुष्प को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? पुष्प के द्वारा हम अपने घर की सुंदरता को कैसे बढ़ा सकते हैं? या पुष्प के द्वारा पुष्प को देख करके हमें क्या अनुभूति होती है? तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न है वो यहाँ से आपके बनते हैं। तो आज मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि पुष्प सज्जा क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पुष्प सज्जा, ठीक है बेटा। पुष्प का जो विकास हुआ था ना, वो सबसे पहले हुआ था जापान में। जापान के लोग क्या करते थे, जो मंदिर था उनका, वो पूजा के लिए जब जाते थे तो वो क्या करते थे, जो वहाँ फूल होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद फूल हम भगवान के मंदिर में सजाएंगे तो भगवान इससे खुश होंगे। तो वो लोगों ने क्या किया, तरह तरह के फूल इकट्ठे किए और फूल सजाना शुरू कर दिया। और उस फूल को देख करके वहाँ के लोगों को कुछ अलग सी अनुभूति होने लगी। तो ऐसा उनका मानना था कि पुष्प के द्वारा हम भगवान को खुश कर सकते हैं। तो पुष्प सज्जा का जो विकास हुआ था सबसे पहले कहाँ से हुआ था? जापान। लेकिन इसे चुरा लिया कौन? चीन ने। चीन ने फिर इसको आगे बढ़ाया और धीरे धीरे ये हमारे पूरे विश्व में फैल गया। आप चाहे चर्च में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी आप जाओ, मंदिर जाओ, आपको भगवान के पास पुष्प जरूर दिखता है। यानी फूलों के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे अभी दिवाली के पूजा पे ऐसा मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने से वो प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुष्प का प्रभाव है। इस भगवान को ये रंग पसंद है तो उस भगवान को वो पसंद है, तो माँ को ये पसंद है। हम क्यों ये सब चीजों को देखते हैं? कहीं ना कहीं इसका तर्क बहुत पहले से जुड़ा है। इसीलिए बेटा जो पुष्प होती है वो क्या करता है, हमें वास्तव में एक ताजगी, सौंदर्य की अनुभूति कराती है। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ की जितनी महिलाएं हैं बेटा, वहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो आप जरूर उनके बालों में गजरे देखोगे। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, जितनी मराठी हैं वो जरूर अपने बालों में गजरा लगाती। इससे क्या होता है, एक अलग सी नेचुरल खुशबू आती है और उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यानी महिलाएं आगे से तो ठीक है जो दिखता है, लेकिन पीछे से उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। आप देखे होगे, जो मूवी देखे होगे साउथ की, या फिर जो भी मराठी डांस बच्चे देखते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि कैसे उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो पुष्प क्या करता है, हमारे घर की सुंदरता के साथ हमारे भगवान की सुंदरता और हमारे खुद के सौंदर्य को भी बढ़ाता है। आप शादी में भी देखते हो, जो भी दुल्हन तैयार होती है उसके बालों में गजरे जरूर लगाए जाते हैं और उस गजरे के द्वारा उसको कुछ सजाया भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पुष्प क्या करता है, हमारे जो मन है, जो हमारे रूप है, जो हमारे भाव है, उनको परिवर्तित करता है। और इस पुष्प का भी कहीं ना कहीं अलग अलग रोल होता है। कहीं हम दुख में भी, कहीं हम सुख में, हर जगह पुष्प समर्पित करते हैं। आप देखते हो जो भी हमारे राज्य नेता या किसी की मृत्यु होती है तो उस समय जो पुष्प होता है वो गोल सर्कल में रहता है और उसमें पुष्प लपटे होते हैं। लोग उनको चक्र के जैसा होता है, उनको समर्पित करते हैं। शादी में लोग जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो बुके की तरह देते हैं। और कुछ बच्चे अपने क्या बोलते हैं ना, प्यार का इजहार भी आपके पुष्प से ही करते हैं। उसमें भी रंग का प्रभाव, बोलते हैं लाल रंग प्रेम का होता है, पीला रंग दोस्ती का होता है। तो कहीं ना कहीं ये पुष्प का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पुष्प के प्रकार क्या है। थोड़ा सा आप लोग देखिए, उसके बाद फिर मैं आपके बुक से आपको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं पुष्प के प्रकार। अब बेटा ऐसा माना जाता है कि शायद मैंने आप लोग को उल्टा बता दिया। चीन ने सबसे पहले पुष्प को खोजा और अपनाया। इसको किसने? जापान ने। आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। चीन ने क्या किया था, पुष्प के सज्जा को खोजा और जापान ने क्या किया, इसको चुराया। ठीक। तो अब प्रकार देखिए, पुष्प के प्रकार: परंपरागत, देसी या भारतीय, पाश्चात्य, जापानी, पूर्व देशी, तात्कालिक,
या फिर आधुनिक जो 20वीं सदी के हैं। यानी 3 प्रकार के हम पुष्प सज्जा को देखते हैं। तो देसी परंपरागत हमारी भारतीय शैली क्या है, इसमें फूलों को महत्व दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, फूलों को महत्व दिया गया है। अब आपका है पाश्चात्य यानी जापानी पुष्प सज्जा। ये क्या है बेटा, इसमें इकेबाना, इकेबाना ये आप जरूर नोट डाउन करिएगा बेटा, आपके भी बुक में है। इकेबाना का मतलब होता है जीवित पुष्प। क्या होता है, जीवित पुष्प। इसके बाद है आधुनिक यानी 20वीं। तो इसमें क्या है, ये दोनों का जो मिला जुला रूप है वही हमारा क्या हो जाता है, आधुनिक। आधुनिक का मतलब ही हम क्या करते हैं, पुराने चीजों को नए चीजों में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आधुनिक। अब देखिए जो जापान है ना बेटा, जापान में पुष्प सज्जा को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है रीका, ये आप लोग अपनी कॉपी में ना इसको बना लीजिएगा बेटा, इससे आपको ना जो है देख के ही आपको याद हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगी। रीका, सोका, मोरिबाना और नाजीरे। क्या है, रीका, सोका, मोरिबाना और नाजीरे। तो रीका का जो आकार होता है वो कैसा, लंबा पात्र होता है और उसके पुष्प भी लंबे लंबे होते हैं। आप ऐसे फ्लावर पॉट देखे होंगे, लंबा पुष्प और लंबे फ्लावर पॉट, इसे हम क्या बोलते हैं, रीका। सोका ये 15वीं शताब्दी का है। सोका आप जो होता है पात्र छोटा होता है और फूल भी इसके छोटे होते हैं। आप ज़्यादातर देखोगे बेटा तो लोग अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने स्टडी टेबल पे या फिर अपने घर जैसे टीवी रखे हैं तो उनके पास कोई मेज है छोटा सा, तो उस पे इस तरह के पुष्प सज्जा की सजावट करते हैं। इसके बाद है आपके मोरीबाना, ये उथला आप देखे होगे, क्या बोलते हैं, जोधा अकबर, तो उसमें आप देखे होगे कि वो मेज पे छोटे से पात्र में पानी रहता है और उसमें फूलों को सजाया था और वो पात्र बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, उथला पात्र। नाजीरे, इसमें बेटा लंबा होता है पात्र और टहनी भी लंबी होती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है लेकिन इससे और ज्यादा लंबा होता है। तो रीका, सोका, मोरिबाना और नाजीरे। इकेबाने का क्या मतलब होता है, जीवित पुष्प। इकेबाने का मतलब क्या होता है, जीवित पुष्प। एक और चीज देख लीजिए बेटा, 3 रेखा का प्रयोग किया जाता है हमारे पुष्प सज्जा में। कितनी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, 3। पहला है हमारा सिन। सिन मतलब होता है स्वर्ग। यहाँ से आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी में भी प्रश्न बनता है बेटा। तो ये क्या है, सिन, स्वर्ग। इसे हम 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट करते हैं। कैसे बेटा, 90, बिल्कुल 90 डिग्री। कैसा हमारा होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा। आप जब कोड बनाते हो तो ये कैसा बनता है, 90 डिग्री का बनता है, यानी बिल्कुल सीधा। इसके बाद आपका क्या है, सो, मनुष्य, इसको हम बनाते हैं। अब देखिए ये हमने ऐसे पाही खींचा सीधी और इसको हम ऐसे, ये हमारा क्या होता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो ये किसका होता है, मनुष्य। इसके बाद हाइकी, हाइकी जो होता है बेटा ये ऐसे झुका होता है, मतलब झुका होता है कितने एंगल पर, 75 डिग्री के एंगल पर। तो सिन मतलब स्वर्ग, सो मतलब मनुष्य, हाइकी मतलब पृथ्वी। सिन कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90, सो 45, हाइकी 75। ठीक है बेटा, इसे हम कैसे समझेंगे, ये हमारा मान लीजिए पॉट हो गया। ठीक है, आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने अपना पॉट बना लिया। अब इसमें हम किस वाले पुष्प सज्जा को देखेंगे, सिन को देखेंगे। तो सिन कैसा होता है, बिल्कुल हमारा 90 डिग्री के कोण पर होता है। कितने डिग्री के कोण पे रहता है, 90। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी पुष्प बना लेंगे। ठीक है, जो भी है, तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री पे है। ठीक, अब जो हमारा दूसरा है सो, वो हमारा 45 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है बेटा, 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा हाइकी, वो हमारा इस तरह से झुका होता है। हाइकी जो होता है वो हमारा इस तरह से झुका होता है और ये हमारा कितने पर बनता है, 75। तो ये बस थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, सीन मतलब क्या होता है, ये स्वर्ग, यानी सबसे ऊंचा। ऊपर है तो स्वर्ग को प्रेजेंट करता है, बीच में है तो मनुष्य को प्रेजेंट करता है और नीचे झुका है तो हमारी पृथ्वी को प्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब आगे क्या दिया है आपके बुक में। पुष्प लगाने के साधन। पुष्प देखिए इस तरह से पात्र होते हैं जिसमें हम पुष्पों को लगाकर सुंदर तरीके से सजाते हैं।
ठीक है बेटा। अब ये पात्र जो होते हैं, हमारा जो फूलदान होता है वो किस चीज का होता है? धातु का होता है, शीशा का होता है, मिट्टी का होता है, चांदी, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, बहुत सारी चीजों का होता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो आकार होता है वो चौरस, गोल, अंडाकार, आयताकार होता है। इसके अतिरिक्त पिन होल्डर, जाली आदि की आवश्यकता होती है। अब ये पिन होल्डर क्या है बेटा? पिन होल्डर क्या रहता है? ऐसे रहेगा, उसमें ऐसे ऐसे नुकीला नुकीला निकला रहता है। इसी में क्या करते हैं, जो पुष्प की टहनी होती है ना, हम हमेशा पुष्प कैसे काटते हैं? तिरछा काटते हैं और लंबी टहनी काटते हैं। तो जो टहनी होती है उसके बीच में आप देखोगे थोड़ा सा होल जैसा होता है ना, तो उसी होल को इसी पिन में क्या करते हैं, हम फंसा देते हैं। उससे पुष्प क्या होता है, हमारा हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक है। तो अब आता है आपका परंपरागत शैली। परंपरागत में क्या है? परंपरागत शैली क्या है? यह व्यवस्था काफी पुरानी और प्रचलित व्यवस्था है। ठीक है। इसमें जो इसके पुष्प के किस्म होते हैं वो भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं और फूल इकट्ठे गुलदस्ते में हम लगा देते हैं। लेकिन बेटा जो नियम होता है पुष्प लगाने का, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे होता है। यानी एक अगर आपका फ्लावर पॉट है तो उसमें आप 3 प्रकार के पुष्प लगा सकते हैं, या फिर 5 प्रकार या 7। लेकिन जो हमारी परंपरागत शैली थी उसमें क्या करते थे, हम फूल हर प्रकार के फूल लेते थे और उसको गुच्छे में तैयार करके हम फ्लावर पॉट में डाल देते थे। तो ये हमारा कौन सी शैली है? परंपरागत शैली है। देखिए यहाँ पे दिया है आपके। दूसरा है विदेशी शैली। ये शैली जो होती है बेटा, ये विदेशी ढंग से सजाई जाती है। तो जापानी ढंग से इकेबाना, इकेबाना का मतलब क्या होता है? जीवित पुष्प। इसमें विशेषता यह होती है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले जो पौधे के भाव प्रदर्शित करता है, और इसमें पुष्प की व्यवस्था का जो संतुलन होता है कैसे होता है? 3, 5, 7, 9। आधुनिक, आधुनिक हमने क्या जाना था? हम विदेशी और परंपरागत, विदेशी और परंपरागत दोनों शैलियों का मिला जुला रूप हमारा क्या होता है? आधुनिक। अब देखिए बेटा, पुष्प तो हमने जान लिया। अब किस प्रकार, यानी मूर्ति, पुस्तक, खिलौने, इसके द्वारा भी हम अपने घरों को सजाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है बेटा। हाँ, थोड़ा सा आप जान लो, जैसे बैठक कक्ष में 100 वाट का बल्ब होता है, रसोई घर में 100 वाट का बल्ब होता है, आपके पढ़ाई वाला जो स्टडी रूम होता है वहाँ 100 वाट का होता है, शयन कक्ष में 60 वाट का होता है, स्नान घर और में भी 100 वाट का होता है, सीढ़ी पर 60 वाट का बल्ब होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बुक्स से और ये सब भी हमारे क्या है? सजावट की वस्तुएं। तो ये सब नहीं पूछता है बेटा। एक चीज इसमें नहीं दिया था बेटा, आप जान लो कि प्रश्न क्या बनता है, पुष्प को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? तो पुष्प को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हमें चांदी का सिक्का, नमक, ठीक है, इन सब चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पुष्प लंबे समय तक ताजा बना रहता है। और तांबे के जो फूलदान होते हैं उसका भी हम प्रयोग करते हैं, बोरिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑफ पोटास, पोटेशियम नहीं, पर मैग्नेट ऑफ पोटास का भी हम प्रयोग करते हैं पुष्प को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए। आप देखते बेटा, जो बुके जो लेते हैं हम लोग, वो आपका 3 से 4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश, ऐसा लगता है कि बस आज के ही आज बन के आए। तो उस पर यही सारे केमिकल का प्रयोग करके उनको लंबे समय तक रखा जाता है। ठीक है। अब कमरों की सज्जा, बैठक कक्ष की सज्जा, ये सब तो नहीं पूछेगा, बस आप पढ़ लीजिएगा एक बार। वही है, देसी शैली क्या होती है, विदेशी शैली क्या होती है। इसके बाद भोजन कक्ष में भी वही है, बच्चों का कमरा, गृह स्वामी का कमरा। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है बेटा आपके एग्जाम में। बरामदा और आपका ये सब आता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ा सा आपके जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को तैयार करवा देता है। पहले है, घर की सजावट क्या है? तो घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर की वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, घर की सजावट का अर्थ। ठीक है बेटा, यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा है, घर की सजावट में गृहिणी का क्या रोल होता है? तो गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मकता भावना का प्रतीक होता है। घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देने एवं परिवार की कलात्मक व सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना सजावट का मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है, सजावट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सजावट का मुख्य उद्देश्य है
वस्तुएं जो भी है उसे स्वच्छ और व्यवस्थित रूप से रखना और कलात्मक सौंदर्य अभिवृत्ति का मूर्त रूप से प्रेजेंट करना। गृह सज्जा के लाभ। लाभ क्या है? वस्तुओं की उचित देखभाल एवं सुरक्षा, मन की प्रसन्नता, सभ्यता का द्योतक एवं कलात्मक रुचि का प्रदर्शन। गृह सज्जा के सिद्धांत। अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, लय और दबाव। तत्व क्या है? रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, स्थान। गृह सज्जा के लिए विभिन्न सामग्री प्रस्तुत की जाती है। फर्नीचर, पर्दे, दरी, चित्र, फूलदान, ये सब आप अपने से कर लोगे। फर्नीचर के प्रकार भी आप जानते हो। लकड़ी का फर्नीचर, गद्देदार फर्नीचर, स्टील एवं एल्युमिनियम के फर्नीचर, बेत के फर्नीचर, फाइबर ग्लास के फर्नीचर। फर्नीचर हमारा कैसा होना चाहिए? मजबूत, आकर्षक और डिजाइनदार, और क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। पर्दे लगाने का उद्देश्य। पर्दा हम क्यों लगाते हैं? कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए, बाहर की धूल को रोकना, ठंड से बचाना आदि। पर्दे के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें। हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? कपड़े का चुनाव, कपड़े के रंग, मजबूत व टिकाऊ कपड़ा, सिकुड़न का ध्यान, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर स्नान गृह की सजावट शैली। देसी और विदेशी दो प्रकार की होती हैं। कोई भी पूछे, रसोई घर पूछे, स्नान घर पूछे, बरामदा पूछे, शयन कक्ष पूछे, तो आप देसी और विदेशी दो शैली बताइएगा। गृह सज्जा के साधन क्या क्या है? पुष्प सज्जा, पर्दे, चित्र, फर्नीचर, पुस्तक, दरी, कालीन, मूर्ति, खिलौने आदि। तो आपका ये चौथा लेसन खत्म हो गया बेटा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ और भी जानना होगा तो ज़रूर आप पूछिएगा। इसके बाद हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में कराऊंगी। हम लोग आज देख लेते हैं आपका अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पार्ट में चेक कर लेती हूँ कितने क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करते हैं। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट, बालू, कूड़ेदान, पत्थर, सॉरी फूलदान। तो बेटा ईंट, बालू और पत्थर से हम घर को नहीं सजाते हैं, हम किससे सजाते हैं? फूलदान से। और ये प्रश्न बनता है बेटा, आपके बोर्ड के एग्जाम में बनता है, तो इसे हम फूलदान से। सजावट में सबसे अधिक आवश्यक है, सजावट से पूर्व आवश्यक है, यानी सजावट में क्या आवश्यक है और उसके पूर्व क्या आवश्यक है? चित्रों की, पर्दे की, फर्श पर दरी और कालीन की, या फिर सफाई। तो जब भी हम सजावट करते हैं तो सबसे पहले हमें, यानी सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? सफाई। जब तक बेटा सफाई नहीं होगा, आप कितने भी सुंदर चित्र लगा दो, पर्दे लगा दो, दरी कालीन बिछा दो, लेकिन घर में अगर सफाई नहीं होगी तो आपकी सजावट सुंदर नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन घ। निम्नलिखित कथन में सही का चयन करो। सही का चयन करना है। बाथरूम में चित्र लगाना आवश्यक है। अब बाथरूम में चित्र लगाना आवश्यक है, आप थोड़ा अपने भी मेमोरी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे बेटा। महंगा फर्नीचर सिर्फ ऑफिस में रखिए, बेडरूम में फिल्म चित्र लगाइए, या सजावट से सुंदरता आती है। तो यहाँ पे सही चयन क्या है बेटा? सजावट से सुंदरता आती है। फूलों को अधिक समय तक, देखिए यहाँ पे प्रश्न बना है ना, फूलों को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए फूलदान में क्या डालना चाहिए? तो हमें नमक डालना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु घर की सजावट की है? पेन, फूल, झाड़ू, बाल। तो ये सब तो नहीं है ना बेटा। पेन तो आपके स्टडी टेबल की शोभा बढ़ाती है, झाड़ू आपके घर की सफाई करती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? फूल। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है? उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, या इनमें से सभी? तो सब है, जितने भी उपयोगी भी हो, सुंदर भी हो, अभिव्यक्त भी हो। हम अभिव्यक्त करते हैं अपने सजावट के द्वारा अपने मनोभावों को। आप देखते हो कि बेटा जैसे आप जिस भी जाति धर्म के लोगों के यहाँ जाओगे, आप दूर से ही देख के समझ जाओगे कि इस धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो अपने भाव को व्यक्त करते हैं इस सजावट के द्वारा। मकान बनाने के लिए भूमि लेनी चाहिए, कैसी? रेतीली, चिकनी, पथरीली, और कैसी भी? बेटा रेतीली होगी तो घर अच्छा बनेगा। चिकनी में भी क्या होगा? घर बैठ जाएगा। तो हमारा क्या होगा? पथरीली। यहाँ पे क्या सही होगा? पथरीली। पर्दे लगाने के मुख्य उद्देश्य, तो अभी हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सजावट, आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन, तीव्र वायु, प्रकाश और गर्मी से बचाना, या फिर अंधकार। अगर हम सब देखें बेटा तो हम सजावट के लिए भी करते हैं, आर्थिक स्थिति का भी प्रदर्शन करते हैं, अंधकार भी करना होता है, और तीव्र वायु, प्रकाश व गर्मी से बचाना भी होता है। लेकिन इसमें सबसे सही आपका हो तीव्र प्रकाश, वायु और गर्मी से बचाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सजावट का अर्थ
पर्दे लगाना, चित्रों से घरों को सजाना, घर की साफ और सुव्यवस्थित रखना, फूलों से सजाना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा, सजावट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पर्दे लगाना, हम इससे भी सजावट कर सकते हैं। चित्र से घर सजाना, ये भी कर सकते हैं, घर को साफ और व्यवस्थित भी रख सकते हैं। फूलों से सजाना, तो सजावट मतलब यहाँ पे हो जाएगा फूलों से सजावट। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, ईंट, बालू, सीमेंट, फूलदान। ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये आता ही है आपके बोर्ड के एग्जाम में ना, आता ही आता है, तो हमेशा फूलदान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर सजावट की नहीं है, तो फूलदान, चित्र, कालीन, हथौड़ा। तो ये सारी चीजें तो हैं बेटा, लेकिन हथौड़े का प्रयोग हम नहीं करते। हथौड़ा तो हम कब प्रयोग करते हैं, जब हमें कील ठोकना होता है या फिर सजावट के लिए हमें कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जहां हमें उसको टिकाना रहता है या रखना होता है, तब हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हमारे सजावट की वस्तु नहीं है। ठीक बेटा, तो आपका 4 लेसन पूरा कंप्लीट। सारे बच्चे आज रात को 9 बजे तैयार रहिएगा। मैं आज आप लोगों का लाइव क्लास लूंगी और उसमें हम लोग आपके अध्याय 1 से लेकर के 4 तक के जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड के और प्री बोर्ड के एग्जाम में आएगा, मैं वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका करवाऊंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जिन भी बच्चों के पास ये वीडियो जा रहा है, वो बच्चे अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रात के 9 बजे मैं आज आप लोगों को लाइव सेशन दूंगी, जिसमें हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे और देखेंगे कि तैयारी हमारी कितनी है और हमें अभी और कितनी तैयारी करनी है। क्योंकि बेटा मैंने 4 लेसन कंप्लीट कर दिया, तो टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इससे मुझे भी समझ में आएगा कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आज सारे बच्चे तैयार रहेंगे। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो एक बार आप सारे लोग रिवीजन कर लीजिएगा और हम देखेंगे कि किस बच्चे का सबसे ज़्यादा नंबर बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, आपने अपना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना, फिर हम लोग मिलते हैं रात के 9 बजे। बाय बाय।